नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइडेंस टिप्स पर। साथियों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हो या फिर इलेक्ट्रीशियन का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको हम या तो वोल्टेज कम करने के लिए काम में लेते हैं या फिर ज़्यादा करने के लिए काम में लेते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए ट्रांसफार्मर क्या होता है तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हो। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए ट्रांसफ़र करने का काम करती है, और इसके दोनों सर्किट में कोई आपस में कनेक्शन नहीं होता है। ट्रांसफार्मर को हम वोल्टेज बढ़ाने के काम में लेते हैं या फिर वोल्टेज कम करने के काम में लेते हैं, जिसको हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इस तरह से आप इंटरव्यू में इसका जवाब दे सकते हो। अगर आपको इंटरव्यूअर ने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है तो आप उसको इंग्लिश में जवाब दे सकते हो। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस which transform the electrical energy from one electrical circuit to another circuit without any change of frequency through the process of electromagnetic induction. Transformer commonly used for increase the voltage or decrease the voltage. तो इस तरह से आप इंग्लिश में भी जवाब दे सकते हो। दोस्तों, इसको स्टैटिक डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस डिवाइस में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, यह एक फिक्स डिवाइस होती है। अगर हम इलेक्ट्रिकल मोटर की बात करें तो मोटर में एक रोटर होता है जो घूमता रहता है, मूव करता रहता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता है जो मूव करता है या हिलता डुलता है, इसलिए इसको स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल पर। आखिर ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर के मुख्य पार्ट होते हैं वो 3 होते हैं, जिसको हम प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और सॉफ्ट आयरन कोर, जिसको हम लेमिनेटेड कोर भी बोलते हैं। वैसे तो ट्रांसफार्मर में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर का टैंक हो गया, ऑयल हो गया, ग्लूकोज रिले हो गई, कंजर्वेटिंग टैंक हो गया, रेडिएटर, ब्रेदर, वाल्व, इस तरह से बहुत सारे पार्ट होते हैं। लेकिन उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल से इनके पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल पर बात करेंगे। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर जिस सिद्धांत पर काम करता है उसमें मुख्य 3 पार्ट होते हैं, जिसको हम प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और सॉफ्ट आयरन कोर, ये इसके मुख्य पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर हमें कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं, और इनको हम इस तरह से इलेक्ट्रिकल सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट पर ही काम करता है, डीसी करंट पर ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन कैसे काम करता है इसको समझते हैं। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो साथ में इसमें करंट भी फ्लो होता है, और इसके अल्टरनेटिंग बिहेव की वजह से तो यह बार बार में अपने डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा। जब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट है डायरेक्शन को चेंज करता है तो उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होने लगती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग भी साथ में इसमें लिंक हो जाती है, और इसके लिंक होने की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें भी करंट है वो इंड्यूस होने लगता है। और दोस्तों, इसमें साथ में ये काम करती है जो इसकी सॉफ्ट आयरन कोर होती है। सॉफ्ट आयरन कोर होती है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होती है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है और बाहर नहीं जाने देता है, और इसमें ट्रांसफार्मर में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होती है तो उसकी लॉस को कम करता है। तो दोस्तों, इस तरह से जब हम ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज आउटपुट में मिलते हैं, और ये डिपेंड करता है इनके टर्न्स पर। अगर हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में जितने ज़्यादा टर्न होंगे उतने ही ज़्यादा हमको वोल्टेज मिलेंगे। तो मान लीजिए हमने प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न दिए हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न दिए हैं, तो हमको सेकेंडरी वाइंडिंग से वोल्टेज भी कम मिलेंगे। और हमको सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर ज़्यादा वोल्ट चाहिए तो हमको इनके टर्न की संख्या को बढ़ाना होगा। तो दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास में एक ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमको आउटपुट वोल्टेज पता करने हैं। तो आउटपुट वोल्टेज पता करने के लिए हम एक फार्मूला काम में लेंगे। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू
इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई टर्न्स ऑफ सेकेंडरी अपॉन टर्न्स ऑफ प्राइमरी। तो यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, 220 वोल्ट इनपुट ले रखा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 220 हमारे इनपुट वोल्टेज हो गए। हमने 220 वोल्ट इनपुट में दिए हैं और जो टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो हमारे जो टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग वो 100 है और टर्न ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग वो हो गए 200। 20 से 20 कट गए और 220 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो जो हमारा वोल्टेज आउटपुट में आ रहा है वो हो गया 110। तो हमको आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेंगे वो 110 मिलेंगे। अब हमको इसी तरह से इनपुट साइड में वोल्टेज निकालना है। तो इनपुट वोल्टेज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई टर्न ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग अपॉन टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 110 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई टर्न ऑफ प्राइमरी, तो प्राइमरी वाइंडिंग में हमारे 200 टर्न है, अपॉन टर्न ऑफ सेकेंडरी। तो यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने 100 टर्न दे रखे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 20 से 20 कट गया, 110 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज है वो 220 आ जाएगा। और एक एग्जांपल और लेते हैं। अब हमको सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या मालूम करनी है। नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इज इक्वल टू टर्न ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग मल्टीप्लाई करेंगे उसको आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। हमने प्राइमरी वाइंडिंग में जो टर्न दिए हैं वो 200 दे रखे हैं। यहाँ पर हमारा जो आउटपुट वोल्ट है वो 110 वोल्ट है और इनपुट वोल्ट है वो 220। तो 110 वोल्ट अपॉन 220 वोल्ट, तो यहाँ पे 0.5 आएगा। तो 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो हमारी जो, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 100 आ रही है। तो वो हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न। तो इस तरह हमें मिल जाएगी टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग 100। और अब बात करते हैं हम प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या को। अब एक और फार्मूला देखते हैं। हमें मान लो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या का पता करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न मल्टीप्लाई इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न इज इक्वल टू जो सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न है वो है 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 इन मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाई इनपुट वोल्टेज हमने दिया है 220 और आउटपुट वोल्ट हमको मिल रहा है वो 110 है। तो 220 अपॉन 110, यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, ये बच गई संख्या 2। तो यहाँ पे हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमें प्राइमरी वाइंडिंग की जो टर्न संख्या मिल रही है वो 200 मिल रही है। तो दोस्तों अब मान लीजिए हमने जो ट्रांसफार्मर ले रखा है उसकी सेकेंडरी साइड में हमको 1 एम्पियर मिल रहा है और इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड का करंट पता करना है। तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग करंट इज इक्वल टू सेकेंडरी वाइंडिंग करंट टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग अपॉन टर्न ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। और यहाँ पे हम प्राइमरी वाइंडिंग करंट इज इक्वल टू,
यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट है हमारे पास में 1 एम्पियर और मल्टीप्लाई कराएंगे इसको टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग 100 अपॉन टर्न ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग 200। तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड करने के बाद में 2 0 से 2 0 कट गया और यहाँ पे 1/2 बच गया और यहाँ पे 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो हमें जो प्राइमरी साइड का जो करंट मिलता है वो 0.5 एम्पियर, हमारी प्राइमरी साइड का जो करंट होगा वो 0.5 एम्पियर होगा। और इसी तरह अब हमको सेकेंडरी साइड का करंट पता करना है। और इसी तरह हमको सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग करंट इज इक्वल टू प्राइमरी वाइंडिंग करंट मल्टीप्लाई बाई इनपुट वोल्ट अपॉन आउटपुट वोल्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू 0.5, ये हमारा प्राइमरी साइड का करंट हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इनपुट वोल्ट हमारा 220 है और आउटपुट वोल्ट है वो 110 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1 0 से 1 0 गए, ये बच गए 2, 11 दूनी 22, ये बच गए 2। तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एम्पियर आ रहा है वो 1 एम्पियर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जब भी हम ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारा करंट है वो कम हो जाएगा और जब हम वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट है वो बढ़ जाएगा। और यही सिद्धांत काम करता है ट्रांसमिशन लाइन पे। और ट्रांसमिशन लाइन में भी ऐसा ही होता है, जहाँ पे पावर जनरेट किया जाता है तो उस जगह से और दूसरी सिटियों में करंट भेजने के लिए हमें बहुत मोटे कंडक्टर की ज़रूरत होती है। तो उसको इसी सिद्धांत के हिसाब से ट्रांसमिट करके वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है, जिससे करंट कम हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को कम और ज़्यादा करता है। दोस्तों उम्मीद है जो ट्रांसफार्मर का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के पार्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।